बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को अपनी तरफ से न्यूज़ कैफ़े और अब तक की टीम की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और ईद मुबारक कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप आज सब ईद के इस दिन का एक बेहतरीन अंदाज से आगाज़ कर चुके होंगे और ईद के दिन की बात ही अपनी होती है। आज वो दिन है कि जब हमें सबको गले लगाना है और परेशानियाँ और जितनी भी नाराज़गियाँ, जितने गिले शिकवे हैं, उन सबको ख़त्म करना है। और यकीनन ये दिन बहुत अहम है किसी को माफ़ करने के लिए और किसी को वाकई प्यार से गले लगाने के लिए। आज हम अगर देखें, आज के दिन अगर देखें तो शायद बल्कि यकीनन आप सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो पिछले साल ईद पे हमारे साथ था और आज नहीं है। हमें आज इस लिहाज से इस ईद को गुजारना है और हमने सबके साथ नाराज़गियाँ ख़त्म करनी है। खैर, हमने भी आज ईद के हवाले से इस ख़ुसूसी नशरियात में आप दोस्तों की मुलाकात करवानी है कुछ बहुत ही अहम मेहमानों से, जिनको आप यकीनन सुबह सुबह इस वक्त तो नहीं देखते हैं, आप उन्हें टीवी चैनल्स पे तकरीबन रोज़ाना ही देखते हैं, मगर शाम के वक्त में देखते हैं और उनसे बातें जो होती हैं वो अक्सर जो है वो नज़रियाती इख्तलाफात के हवाले से, कभी कभी बहसो तकरार के हवाले से आप उन्हें देखते हैं, मगर आज हम उनसे ऐसी कोई बात नहीं करने वाले हैं और मैंने इनसे वादा ले भी लिया है कि आप ऐसी कोई बात करेंगे भी नहीं। आज हम बात करेंगे कि हमारे इन जो सोसाइटी के एक बहुत ही एक ख़ास और अहम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे मेहमान हैं, इनकी ईद कैसी है और ये अपनी ईद कैसी गुजारते हैं और अपनी कौन सी ईदें ये आज वाकई याद करते हैं, इस हवाले से गपशप होगी और आप दोस्त भी आज प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे बज़रिया कॉल। तो मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाता हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ जो सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं, आप यकीनन इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनकी जो शख्सियत है, इनको एक सियासत के हवाले से ही आपने देखा होगा। आज हम इनसे ज़रा थोड़ी हट के बात करेंगे और वो आपको आगे पता चलता जाएगा। सीनियर सियासी रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, एक फ़ारूक सत्तार साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और आपको और सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का करम है और when the going gets tough, the tough gets going। तो गिव अप नहीं करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जद्दोजहद जारी रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी, जारी रहनी चाहिए। लोगों के साथ एक जो कनेक्टिविटी है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो कायम रहनी चाहिए। वो तो कायम रहनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मेरे साथ जो मेरे बाईं जानिब मेहमान मौजूद हैं, ये मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। इट्स अ प्लेजर, हर साल की तरह, और बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ ईद प्रोग्राम में आके। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बगैर हमारी ईद होती नहीं है। साबित कर दिया है ना, साबित कर दिया ना। बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे आपको। तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ जो मेरे तीसरे मेहमान हैं, जो मेरे दाएं जानिब बैठे हैं, ये इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आज हम कोई तनकीद नहीं करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इंजीनियर अदील अहमद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका और आपको भी और तमाम व्यूवर्स को, अब तक की सारी टीम को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और मेरे साथ आज की जो चौथी मेहमान हैं, एक ख़ातून मेहमान हैं और ईद के हवाले से इनकी मसरूफ़ियात का पूछना जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग शायद ये समझते होंगे कि जब जो ख़वातीन सियासत से ताल्लुक़ रखती हैं वो शायद बावर्ची ख़ाने से ताल्लुक़ तोड़ देती हैं। ये भी सवाल बहुत अहम है, ये भी आज हम इनसे बात करेंगे। नुसरत सहर अब्बासी मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ जो जितने भी मेरे गेस्ट यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं, इनको भी ईद मुबारक। और व्यूअर्स जितने भी हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आपकी यहाँ पे टीम, सबको ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ सब मिल के बाँटें, यही हमारा मैसेज होना चाहिए। बेशक बेशक, एक खूबसूरत पैगाम। फ़ारूक सत्तार साहब, सर यकीनन हमारे जो अज़ीज़ होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो ऐसे लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, वो हर ईद पे ऐसा लगता है कि कुछ कम होते जा रहे हैं, नए ऐड होते रहते हैं
मगर वो कुछ जिनके साथ हमने वाकई वक्त गुजारे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। तो ऐसे वो कौन सी शख्सियत हैं आपकी ज़िंदगी के हवाले से जिनको आप वाकई शेयर करना चाहेंगे और दोस्तों को बताना चाहेंगे कि मैं इनको याद करता हूँ और उन मतलब आज भी हर ईद पे उनकी कमी महसूस होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ईद की यादें आपके बचपन की ईद की यादें होती हैं, जिसको आप ज़िंदगी भर कैरी करते हैं, और हर ईद पे आपको वो ईद ज़रूर याद आती है जो बचपन में आपने गुजारी हो। हाँ, ये तो है। बचपन के दोस्त जब बिछड़ जाते हैं तो उस ज़माने में तो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी नहीं था ना, तो वो एक दूसरे के वो कांटेक्ट रखे जाएं और उस तरह, तो वो बचपन बहुत याद आता है। उस ज़माने में ईदी लेना, बटोरना और कभी उसे कभी संभालना, उसको फिर संभालना और फिर उसके खर्च कहाँ करना, उसके लिए बड़ा दिमाग लगाना बचपन में जी 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 कि इसको कहाँ खर्च किया जाए। ये एक ट्रेनिंग भी होती है होती है कि आप कैसे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, ये आपकी एक हाँ, है ना, बड़ों की कुछ गाइडेंस मिल जाती है। जी हाँ जी हाँ। तो मुझसे एक बड़ी बहन थी मेरे घर में, बाद में उनकी शादी हुई, 2 छोटी बहनें थी। तो बड़ी बहन कुछ गाइड करती थी, लेकिन अमूमन तो मोहल्ले के दोस्तों के साथ जो क्रिकेट जिनके साथ खेली, एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में गए तो फिर वो पुराने मोहल्ले में भी कभी विजिट कर लिया। तो ये नॉस्टैल्जिया होता है और जाहिर है कि वो सारी चीज़ें बचपन की आपको बड़ी फिर बहुत सालों तक हॉन्ट करती है। हाँ, बचपन में आदमी कहता है कि मैं बड़ा हो के ये बनूंगा, और जब बड़ा हो जाता है तो कहता है यार मुझे बच्चा बनना है। ये तो है। मगर आपने यही बनना था ना बड़े होके? नहीं, मुझे बनना कुछ और था। अच्छा, क्या बनना था आज बताएं ना। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शायद कहीं ना कहीं से कोई किसी ना किसी की सर्जरी में तो जाना ही था। सर्जरी में? तो पहले मैं चाह रहा था कि प्लास्टिक सर्जरी में जाऊं। अच्छा, और ठीक मैंने है। उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज ज्वाइन किए। ठीक है। सर्जन फैज उस ज़माने में बड़े एक मशहूर कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन थे, उनके साथ मैंने कई महीने काम किया। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी भी सीखी और की भी अरे मैंने, वाह। ग्राफ्टिंग भी की मैंने। अच्छा फिर अचानक बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हो गया अच्छा। और किताबें मैं खोल रहा था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन कोर्सेज़ के साथ आगे, तो मुझे किताबें बंद करना पड़ी और मुझे काउंसलर का इलेक्शन लड़ना पड़ा बल्दियाती, जो हमारा पहला इंतज़ामी और सियासी एक सामना था। हाँ 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 हाँ। फिर जब काउंसलर बन गया और फिर पार्टी ने कुछ मुझे देखा मेरी कुछ चीज़ों को कि भाई लिखना लिखाना ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे मेयर बना दिया 27 साढ़े 27 साल की उम्र में, इतने बड़े शहर का, कराची का। तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। और फिर प्लास्टिक सर्जरी की जगह रेडिकल सर्जरी, एम्पुटेशन, सोसाइटी का, नाइस, बल्दियाती इदारों की बिगाड़ का, पॉलिटिक्स का, तो मेरे ख्याल में फिर उसको ही अपना एक प्रोफेशन भी बनाना पड़ा। और उसको आपको प्रेशर वाला काम पसंद है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो? मेरे ख्याल में ये होता है ना कि आपकी नेचर अगर ऐसी है, आप में रेजिलियंस है, आप में रेजिस्टेंस है, आप में इम्यूनिटी है, तो फिर शायद अल्लाह ताला भी फिर कहीं ना कहीं आपका एक रोल क्रिएट करता है। सही सही। और फिर अगर आप उसको निभाते चले जाएं तो फिर अल्लाह ताला और लोग एतमाद करके और जिम्मेदारियां भी डालते जाते हैं। बेशक बेशक ऐसा, बेशक ऐसा। मेरे ख्याल में सही। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपकी ज़िंदगी में कौन है जिसको आप वाकई याद करते हैं? उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मेरी वालदा मेरी सबसे कीमती सरमाया, और उनकी दुआओं से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब भी मुश्किल आई, क्योंकि बिज़नेस में, सियासत में बहुत मुश्किलें आती हैं, हमारे यहाँ की तो सियासत तख्त या तख्ता वाली है, तो फिर अम्मी को के, और वो फिर ताजुद पे उठ के दुआएं। और फिर वो वक्त आया कि जब दुनिया का मैं सबसे गरीब इंसान बन गया, क्योंकि वालदा हमारी जो है इंतकाल कर गई। तो इसमें तो आप सबसे बड़ा जितने लॉस बार है। पूछेंगे मैं ये कहूँगा वालदा और वालदा और वालदा। और मैं हर रोज़ उनके कब्र पे जाता हूँ आज भी? और अभी तक मैंने, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं नहीं, क्योंकि मुल्क से बाहर होता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो दिन मुकम्मल सा नहीं लगता जब मैं वहाँ जाके उनसे कुछ बात नहीं करूँ। और उनसे दुआ के लिए अभी मैं कहता हूँ। मैं तो हमेशा साथ होती है ना, ऐसा महसूस होता है ना कि वो साथ हैं? बिल्कुल नहीं, साथ तो हर वक्त है वो, लेकिन कमी बड़ी महसूस होती है। जैसे पहले मैं 14-15 साल उम्र पे वालदा को हर रमज़ान में लेके जाता था और वो मेरे साथ जाती। जो तैयारी पहले
अभी आएंगे हैं तो फिर नेक्स्ट उम्र की तैयारियां शुरू कर कि जाना है भाई। और वो होता रहा, और मुझे रमज़ान बड़े अच्छे लगते थे क्योंकि वालदा के साथ मैं जा रहा हूँ। अब मैंने जैसे इस बार का चलो उम्रे में रश होता है तो उम्रे के बाद चला जाऊँगा, और वालदा होती तो ये मैं नहीं कर सकता था। हाँ। अभी मैं अमेरिका से ट्रैवल कर कर आया हूँ तो मैंने कहा मैं आके चला जाऊँगा। लेकिन उनसे जब भी कोई चीज़ कही है, एक बार हम तवाफ़ कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने रोक दिया, बादशाह सलामत आए थे गुस्ल काबा के लिए, हम लोग खड़े हो गए। तो मैंने अम्मी से कहा, हाथ पकड़ा हुआ था, कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कभी अंदर जाके ये देखूं और कैसा गुस्ल होता है, और मैं भूल गया। आप यकीन करें 2 साल के बाद फारूक भाई सऊदी कौंसल जनरल का फ़ोन आया मेरे इश्तियाक के लिए कि आप पासपोर्ट भिजवाएं, रॉयल गेस्ट हैं गुस्ल काबा के लिए आपको सुभान बुलाया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं गया, अम्मी के पैर पकड़ के बैठ गया, मैं सर कि माँ मैं तो पता ही नहीं है ये दुआ माँ की, अपने सोचा हम और उधर भूल मिल गए गया। थे। हाँ। और वो 2 साल के बाद और फिर हम रॉयल गेस्ट की हैसियत से गए, और गुस्ल काबा में जहाँ पे वहाँ के किंग थे, वज़ीर आज़म आए हुए, सफ़ीर आए हुए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चंद लोग होते हैं, और अंदर जाके हमने गुस्ल दिया। सुभान तो अल्लाह। वो ऊपर सब वाले के चीज़ें फैसले हैं ये, बिल्कुल ऐसा है सर। छतरी हाथ से निकल गई है, अब वो धूप से खुद ही बचते हैं। हाँ। लेकिन बहरहाल ये रीत यही है दुनिया की ऐसा कि ही। वालिदैन जो है आपके साथ उम्र भर नहीं रहते। लेकिन वो लोग, आज मेरे एक मैसेज दे के बात ख़त्म कर रहा हूँ, इनके वालिदैन ज़िंदा हैं, खुदारा ये नेमत है, और इससे पूरा फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कुछ अर्सा पहले मेरे पास यहाँ पे इसी शो में अली रज़ा आबदी और उनकी वालिदा, वो दोनों मदर्स डे पे तशरीफ़ लाए, और मैंने उस वक्त एक सियासतदान की माँ के जो दिल में एक परेशानी और ये जो एक डर, एक खौफ था ना, मैंने वो देखा, महसूस किया मैंने। और वो चाहती थी कि मेरा बच्चा जिसकी मैंने इतनी तरबियत की है वो मुल्क के लिए कुछ करे, ठीक है, उस सियासत में मतलब इस काबिल उन्होंने खुद अपने हाथों से किया, मगर उसके बाद एक डर भी था कि कुछ हो ना जाए। बड़ी ख़तरे वाली एक फील्ड है आपके, जहाँ प्यार करते हैं लोग वहाँ आपसे दुश्मन भी होते हैं, तो बड़ा एक खैर जनाब, एक वक्फे का वक्त है। अल्लाह ताला सबकी माओं का साया जो है वो सब पे सलामत रखे। और एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे जनाब इंजीनियर अदील अहमद साहब से और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक दफ़ा फिर से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में ईद के हवाले से खुसूसी नशरियात में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक सत्तार साहब, जो कि एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मेरे साथ हैं जनाब इंजीनियर अदील अहमद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और MPA भी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, इंजीनियर अदील अहमद साहब, सर आप अपनी ईद के हवाले से बताइए कि आपकी ईद किसकी वजह से थोड़ी सी अधूरी आपको महसूस होती है, अगर कोई ऐसा कोई इंसान है तो? देखें, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक तो वालिदैन का साया अल्हम्दुलिल्लाह सर पर मौजूद है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे। और बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पार्टी वर्कर्स, उनमें से काफ़ी जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उनका थोड़ा बहुत जो रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बड़ा जिसे आप कहें कि कोई बड़ी खला जो है वो ख़ानदान में, फैमिली में इस तरह मौजूद नहीं है। तो इस पर अल्लाह ताला का आप तो जवान आदमी हैं, मैं तो कोई ऐसा जवाब की उम्मीद में था कि आप कहेंगे मेरी एक महबूबा थी 2010 में, वो आज मेरे साथ में 2010 में एक थी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ऐसी कोई
ऐसा मैं कोई भी खला वहाँ नहीं थी। मौजूद नहीं है। हाँ वो भी फील्ड है, मतलब ये है अच्छा। पूरे, वो कला भी नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं। क्या मसरूफियत चांद होती है? देखने के बाद सबसे पहले किसको मुबारकबाद दें, पूछ ही लें जरा हाँ खुल बताए के। ना, ये थैंक यू फारूक भाई। चांद देखने के बाद सबसे पहले किसको मुबारकबाद देते हैं, जो कि बगैर सियासी जवाब होना चाहिए? अब मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं हाँ। और जाते किसे? घर में फैमिली में घर वालों को मुबारकबाद देते हैं, और कुछ करीबी दोस्त हैं स्कूल कॉलेज वगैरह के, सही है। तो उनसे रब्ता होता है, उनसे मुलाकातें होती हैं और उन्हीं को मुबारकबाद वगैरह। गिले तो सुनने पड़ते होंगे आपको कि जनाब आप ये सियासत में आ गए हैं, मगरूर हो गए हैं, मिलते नहीं हैं, ऐसी बातें तो सुनने पड़ती हाँ, होंगी इस तरह तो वेरी ऑफन काफ़ी सुननी पड़ती है ना? दोस्तों की तरफ से भी, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग होते हैं उनकी तरफ से भी, और फैमिली में भी काफ़ी इस तरह की सुनने पड़ती हैं। लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब का और मिर्ज़ा साहब का काफ़ी वसी इसमें इनका एक्सपीरियंस है, तो ये तो सुनना पड़ता है, काफ़ी लोगों का सुनना पड़ता है ये। तो बिल्कुल सही है। इसमें होता ये है कि वही 24 घंटे की लाइफ होती है हाँ और कमिटमेंट ज़्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं सुन के कुछ ना कुछ करके मैनेज करना पड़ता है। ये तो है, बिल्कुल सही है। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, मैंने जब मैं आपका तारुफ करवा रहा था ना, तो मेरे जहन में बात चल रही थी कि वाकई के जो सियासत में ख़वातीन जो हैं वो हिस्सा लेती हैं, इतनी बिज़ी जॉब है पॉलिटिक्स कि आपको मतलब पार्टी के साथ साथ आप जिन लोगों के लिए जो एक आपका एक हलका है, उस इतने लोग होते हैं मिलने वाले, तो वाकई किचन वाला ताल्लुक बरकरार रहता है कि वो टूट जाता है, खानसामा से काम चल रहा होता है? ऐसा वैसे आपने सही कहा कि एक औरत होने के नाते उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं कि वो घर को भी देखे, बच्चों को भी देखे, हस्बैंड भी खुश रहें, उनका मूड भी ठीक ठाक रहे, ये भी करना है। ये भी है। हाँ सच्ची, ये भी बहुत ज़रूरी है। और किचन भी ज़रूरी है। कभी ऐसा अब तो हस्बैंड ये कहते हैं कि कभी अपने हाथ की चाय तो पिला दो। अब तो ये हालात हो गए कि कभी ये कहना इसका मतलब है पड़ता कितने अच्छे मूड में हो, हाँ कितने अच्छे मूड में वो कह रहे हैं कि अपने हाथ की चाय ही पिला तो दो। अरसा हुआ तो ये है। अच्छा, हमारा जो पॉलिटिशियंस होती है ना ख़वातीन, हाँ उनकी ज़िंदगी में वाकई में, अब मैं मेरी जब एंट्री हुई, मेरी तो शादी के बाद एंट्री हुई सियासत में, क्योंकि मेरे ससुर थे तो उनकी ख्वाहिश थी, वरना वालिदैन की तरफ से तो मेरे बाबा को बहुत था। जैसे अभी तो आपने सबसे पूछा ना, तो मुझे अपने वालिद साहब की याद आ रही थी। माँ को तो अल्लाह ताला मेरे सर पे उनका साया है, अल्लाह मियाँ उनको कायम ही रखे। वालिद साहब का ये था कि देखो जिस दौर में मतलब कहा था बेटियों को बहुत कम इजाज़त मिलती थी बाहर निकलने की, वो मेरे वालिद साहब मुझ में कुछ ऐसा देख लिया था कि उन्होंने हर चीज़ में मुझे परमिशन दी हुई थी। मेरी क्लास की किसी लड़की को परमिशन नहीं मिलती थी कि वो बल्दिस्तान जाए या उधर पेशावर जाए गेम्स खेलने के लिए। मैं चूँकि टेबल टेनिस खेला करती थी तो मुझे परमिशन मिलती थी, और मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश होती थी मेरी बेटी है कुछ इसमें, ये कुछ करे। लेकिन जब मैं किसी मकाम पे पहुंची, और जब आपको याद है जब मैं पहली बार ओथ ले रही थी असेंबली में, तो मुझे अपने बाबा याद आ रहे थे कि उनकी ये ख्वाहिश कि मैं किस मकाम पे, और देखें मैं किस मकाम पे पहुंच गई। और वो सारी एक तरबियत बहुत में बहुत लेकिन बेटियों को बहुत मुश्किल से, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ तो बहुत कम बाहर निकलने का मौका मिलता था, या इतनी आज़ादी बहुत कम थी। ये तो मेरे वालिद हालांकि गांव से थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी ये सोच थी कि अपनी बेटियों को इस काबिल बनाए। तो अब भी ईद के दिन तो बाबा की बहुत याद आती है, और उनके साथ फ्रेंडशिप आपकी ज़्यादा थी या अम्मी के साथ थी? मेरी बाबा के साथ बहुत ज़्यादा। मैं मैट्रिक तक भी पहुंच गई तो मैं अपने बाबा के साथ ही सोती थी, और मैं यकीन माने मैं उनको रोज़ाना मैं अपने बाबा के पैर जब आते थे भाग भाग के उनका वो पकड़ना, और उनको जूती ला के देती थी फ़ौरन। मैंने अपने बाबा की बहुत क्लोज़ और ख़िदमत भी की, और बेटियां बाप से ज्यादा बहुत और मैं तो बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत ही। हम और लोग बेटों की जो है ना अल्लाह ताला हमारा भी यही है कि माय डॉटर इज वेरी अटैच्ड टू, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे मकाम दे। आमीन आमीन। ये तो है। और बाकी ये है कि पॉलिटिक्स में शादी के बाद आई, और उसके बाद से यकीन मानो बच्चे भी इसी दौरान पैदा हुए हैं। मैं तो मैं ऐसे तो एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ, मैं जाती थी कोर्ट,
तो बिलीव मी मैं इन पूरे मंथ्स में जाती और मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं कोर्ट्स में खड़े होकर 9 मंथ्स में बेबी होने के बाद। ये सारे मेरे फादर इन लॉ की तरफ से था। वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, औरत हो तो कोई मसला नहीं है, चलो बाहर निकल के तुम ये काम कर सकती हो। सही बात। तो ये चीज़ें मुझे ससुराल में भी मिली, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने देखा कोलीग्स मेरी भी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना, वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं। वो एक तो बाहर ऑफिस वगैरह के सारे काम जो भी उनकी जिम्मेदारियां होती प्रोफेशनल लाइफ की, वो करने के बाद आके घर की भी जिम्मेदारियां संभालती हैं। घर में हम यूं दुपट्टा फेंका, ये पर्स उधर रखा और सीधा फिर अपने घर में सारे कामकाज को देखना, बच्चों को देखना और बच्चों को रेडी कुक करना, से पूछना या नौकर क्या है या क्या नहीं, और गंदगी हुई थोड़ा बहुत हुआ तो वो सब कुछ मैनेज इतना आसान नहीं है। लेकिन वाकई में हम कहते हैं ना कि खातून को अगर ये सारी जिम्मेदारियां आप वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, एक औरत कितना अच्छा निभा रही होती है। तो इसी तरह हम घर को भी, और अगर ना करें ना, घर में बच्चे अगर ना करें ना तो फिर हस्बैंड बोलेंगे घर बैठो चुपचाप घरदारी संभालो, ये नहीं चल। बैलेंस करते हैं तभी इतनी खुशी खुशी इस वक्त मैं निकली हुई हूँ, ईद के दिन आपके पास बैठी हुई हूँ। ये सारी वो अच्छे अच्छे काम हैं जो करते हैं। तो बेशक ऐसा, बेशक ऐसा, बेशक ऐसा। सर आपका ताल्लुक वैसे किस पाकिस्तान के शहर से है? मुझे पता चला है कि आप जो है ना पश्तो बड़ी अच्छी बोलते हैं। मेरा ताल्लुक KPK से। KPK का पहले कबायली इलाका था, अब तो वो उसमें आ गया, डिस्ट्रिक्ट बन गए। पहले काला ढाका नाम था, अब उसका नाम चेंज हो गया, तोरघर कहलाता है। पहले ज़्यादा आसान नहीं था? हाँ, पहले ज़्यादा आसान था। पहले उसका नाम उर्दू में था काला ढाका, अब वो पश्तो में हो गया तोरघर कहलाता है। तोरघर जी, ओके। तोरघर का मतलब होता है काला पहाड़। अच्छा, मीनिंग वही है। हाँ, मीनिंग सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। सही। और इसका नाम इस वजह से था कि यहाँ पहले जो है वो किसी ज़माने में सिखों की हुकूमतें रही हैं। फिर यहाँ नवाब की एक स्टेट थी, अम्ब स्टेट कहलाती थी। कौन सी थे? अम्ब स्टेट, AMB। अच्छा, अम्ब, वो पंजाबी वाला अम्ब और अंग्रेजी वाला आम को कहते हैं। नहीं, ये अम्ब स्टेट कहलाती थी। और नवाबजादा सलाहुद्दीन अभी भी PTI के हैं, उनके एंसेस्टर्स जो थे वो वहाँ उनकी रियासत थी। और इसको काला पहाड़ इसलिए, ये काला ढाका इसलिए कहते थे कि ये जो पहाड़ हैं सारे ये कवर्ड थे घने जंगलात से। अच्छा। तो वो जब ऊपर से आप देखते थे तो पूरे जंगलात जो है वो काले नजर आते थे। अभी भी आज जंगलात हैं? अब तो बड़े कम हो गए हैं, बड़े बेदर्दी से लोगों ने 10 अरब दरख्त लगने, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। हाँ, वो अब दोबारा से रिफॉरेस्टेशन अगर होती है कामयाब, जो कि हो रही है इंशाल्लाह, तो फिर सर मैं अगर आपको कहूँ कि आप पश्तो में तरफ ब्रेक लें और लोगों को ईद मुबारक कहें और उस साथ कहें कि एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, तो कोई मेरा साथ देंगे? पश्तो में उधर कैमरे को देखकर ब्रेक लेनी, मुझे देख के नहीं देखी। उधर देखो। टोलो कतुन को ता डेढ़ अख्तर मुबारक शय, और इंशाल्लाह द ब्रेक नरुस्तो अबिया अस्तासो सर दोबारा खिदमत के हाजिर है क्यों डेढ़ में। वही इतनी सपाट ब्रेक मैंने नहीं देखी। ईद की इस खुसूसी नशरियात में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम। और आज ईद की इस खुसूसी नशरियात में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक सितार साहब और इंजीनियर अदील अहमद साहब। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। फ़ारूक सितार साहब की तरफ बढ़ेंगे, इनसे ज़रा बात करेंगे। सर, आपसे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो लाइन पे मौजूद हैं आप इनसे बात करें। यहाँ लोग मौजूद हैं लाइन पे कोई आया है आपसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, बिल्कुल। मैं अभी बस नमाज़ों से फारिग हुआ और आपका शो देख रहा था अभी बैठा हुआ। अच्छा, कैसा लगा आपको शो देख के? और आप फ़ारूक सितार साहब से बात करना चाह रहे थे? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको पहले बता देंगे कोई सियासी बात नहीं करेंगे आप। आज ईद के दिन जो है ना, हम नहीं चाहते कि फारूक भाई आपको डांटे। नहीं, मैं गैर सियासी की बात करूंगा। बहुत अरसे से मैं चाह रहा था कि मैं कभी मुझे मिले तो मैं इनसे पूछूं। ऐसी एक सवाल है मेरा छोटा सा कि सर, आप ये फेसबुक वगैरह पे बड़ी मीम्स बनती हैं आजकल, व्हाट्सएप पे भी बड़ी शेयर होती हैं, आप जानते हैं?
हाँ, मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ फेसबुक पे। ट्विटर का इस्तेमाल ज़रा मैंने भी कम रखा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा बाद में बढ़ाऊँ। मीम्स आप समझते हैं सर, वो जो किसी की आवाज लगा देते हैं, किसी का वो किसी की शक्ल किसी के ऊपर लगा हाँ देते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो सर वो आपके ऊपर भी बहुत बनती है, हमने काफी शेयर भी किया है लोगों को और देखा भी है सर, माइंड नहीं कीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप वो देखते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता नहीं कभी नहीं, कि यार एंजॉय कर, नहीं बिल्कुल, उसको हम सब एंजॉय करते हैं, सब मेरे enjoy ख्याल। करते हैं हाँ, उसे। जाहिर है, और उसमें क्रिटिसिज्म भी होता है, हार्श क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन अब जाहिर है कि ये सोशल मीडिया का एक नया ईरा है, एक नया ज़माना है, तो फिर आप उसको एंजॉय करते हैं कि लोग अपनी राय देते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्लाही भी होते हैं, आपकी करेक्शन के लिए भी होती हैं, और आप उन चीज़ों को भी ठीक भी करते हैं। तो बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जी। और मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जो सोशल मीडिया पे जो जिन मीम्स की बात कर रहे हैं उसमें रहमान मलिक साहब जो हैं बड़े सरे फहरिस्त हैं, पॉपुलर हैं। आजकल उनका रिकॉर्ड शायद हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जो है ये फवाद की तो वो बन रही हैं। तो उनको जब ऐसे कोई मैसेज आते हैं, जाहिर सी बात है पार्टी वालों को आते ही होंगे, तो वो आप उन्हें उन तक पहुंचाते हैं? मैं उन्हें फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, तो क्या रिएक्शन आता है आगे से? वो आगे से एंजॉय करते हैं, वो अच्छा, वो भी enjoy स्माइली भेज देते हैं हंसते। ओके, गुड। उनके बारे में काफ़ी अच्छी आती हैं वो जी, काफ़ी अच्छी आती है उनके बारे में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आजकल जरा काफ़ी मेरा और इनका और रहमान मलिक का ये कि भाई बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? नाम हो रहा है, इस लॉन्ग एज ठीक है। बस आपको पता है सोशल मीडिया पे तो एक ट्रेंड चलता है, और उसके बाद फिर ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, बस वो उसे एंजॉय करते हैं वो सारे। सर, आप स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी मुतहरिक रहे हैं सियासत के हवाले से। शुरू में मैं बहुत शाई था, उतना कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं था। अच्छा, फिर थोड़ा सा पढ़ाई में और सब्जेक्ट्स पे कुछ कमांड आता गया। फिर बैतबाजी के मुकाबले होते थे हमारे स्कूल में, अच्छा, तो उसमें हिस्सा लेना शुरू किया, और उसमें ये लगा कि नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, अशार याद रह सकते हैं, हाँ, और वो जो बैतबाजी का एक तरीका है उसमें अच्छा एक कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। फिर लेकिन डिबेट में कभी हिस्सा नहीं लिया मैंने स्कूल लाइफ तक ना। फिर उसके बाद जब ये कुछ चीज़ें देखी जो कि लगा कि इनजस्टिस है, कोई चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन है, तो उससे लोगों को इंसाफ दिलाने का एक ख्याल आया, तो मेरे ख्याल में उसमें फिर मैं थोड़ा आगे ड्रैग होता चला गया। वहाँ मैंने वॉइस रेस करना शुरू कर दी, तो लोग सुनते थे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मेरे अंदर ये है क्वालिटी के, मैं कोई बात करता हूँ दलील के साथ, लॉजिक के साथ, लोग सुनते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो उससे फिर वो तकरीर और डिबेट और दलाइल और ये सारी चीज़ें भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हुई, और लोगों को रिप्रेजेंट किया। और अच्छा, वैसे हमने देखा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सतह पे जो सियासत के हवाले से जितने भी लोग जो हैं वो इकट्ठे होते और हैं, वो मुतहिद होते हैं, इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया अब। ख़त्म हो गया, मगर वो उसमें लड़ाई झगड़े का एक बड़ा है, वो इसलिए ताकत के सर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे। तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, या आपका जो दौर था क्या वो भी ऐसा ही था, लड़ाई झगड़े के हवाले से लोग होते थे इस तरह? हमारे दौर में भी लड़ाई झगड़े हुए, उससे पहले भी होते थे। आप उनका हिस्सा बनते थे? नहीं, कतई नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो हमेशा विक्टिम रहे। अच्छा, विक्टिम रहे। हमेशा विक्टिम रहे। तो कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में, और जाहिर है कि जामिया कराची से निकाल बाहर किए गए, तो फिर उर्दू, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, और फिर सिंध मेडिकल कॉलेज जो मेरा कॉलेज था, फिर उसको हमने ज़्यादा अपना एक सेंटर बनाया। फिर वहाँ दूसरी पार्टियों के आपस में झगड़े हुए, तो हमने कहा कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो कि हम वो जो कहते हैं ना कि कोलैटरल डैमेज में कहीं हम भी, तो थोड़ा सा हम पीछे भी हट जाते थे उस ज़माने में। लेकिन हमारी कोशिश होती थी कि ज़्यादा पेशेंट वेलफेयर की तरफ हम तवज्जो दें, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी वही था ना, सोशल वर्क की तरफ, एकेडमिक सर्कल से पब्लिकेशंस छापना, लोगों को पढ़ाना, और लड़कियों के पढ़ाने के चक्कर में लड़कों को भी मजबूरन पढ़ाना, तो ये सारी अच्छा, ये सिलसिला होता रहा। तो टक शॉप में बैठे हैं तो वहाँ सही पढ़ रहे हैं, फिर लाइब्रेरी में। स्टूडेंट लाइफ को सही मानों में आपने एंजॉय किया? मिक्स था, हाँ, एंजॉय भी किया, पढ़ा भी, और जितने पॉलिटिकल वर्कर्स थे, चाहे वो पीएसएफ के हों, एनएसएफ के हों, इस्लामी जमात तलबा के हों, उन सब की जो मेरे कंटेम्प्रेरीज थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोफेशनल, कहीं ना कहीं उनकी सप्लियाँ आ गई, वो फेल होते थे। अल्लाह की फैसला करने से मेरी एक सप्ली नहीं आई थी, मैं थ्रू एंड थ्रू पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर कर गया था सारे एग्जाम। तो जब कोई दोस्त आपसे ज़्यादा नंबर लेता रहा तो जेलसी होती थी थोड़ी सी?
नहीं नहीं, इसलिए कि वो पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो ज़्यादा मेहनत करने वाले थे। मैं भी खैर अंडर 20 रहता था। अच्छा अच्छा हाँ, और अल्लाह का शुक्र है पढ़ा, बस फाइनल ईयर में कुछ थोड़ा सा ऐसा था कि एक माहौल हो गया था, तो वो नकल के लिए भी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती, तो फाइनल में थोड़ा थ्योरी में हम सब ने अकल को इस्तेमाल करके नकल भी थोड़ी सी सी चीटिंग की थी। उस ज़माने में था सही कुछ है। ट्रेंड। हाँ, सही है। लेकिन फिर वो वाइवा में हाँ। सारे कस के बल निकल जाते थे, सारी चीज़ें एक्सपो, फिर आपको वहाँ तो सही पास करना है। चीटिंग तो मेरा ख्याल है सारे ही, सबने ही अपनी लाइफ में हाँ, लेकिन फिर हमने पेपर्स उसको एग्जाम्स condemn में की ही होती है एक आध। आपने भी की होगी यकीनन। इधर सियासी बयान ना दीजिएगा। नहीं, क्या मतलब नकल? चीटिंग नहीं, मैंने नकल नहीं। पक्की बात टू है। बी ऑनेस्ट नहीं की। मैं पढ़ाकू मशहूर था। तो हम भी कोई लड़ाकू मशहूर और वो दे रहे हैं। सही क्या बात कहते है। हैं, उस जमाने में ये डिजिटल, ये टेलीफोन, ये कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे कुछ पूरे भी नहीं था ना ये कहाँ इलेक्शन सॉरी Exams। जो टेस्ट जहाँ पे हो रहे होते हाँ। हैं, पूरा पूरा सेंटर बिके हुए होते हैं। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं अच्छा उस बड़ी जमाने में नहीं सख्तियाँ था। होती हैं। वैसे हम अभी डीजे कितने साइंस कॉलेज में पढ़ते बाद थे। में खराबी हुई। और फारूक भाई डीजे साइंस कॉलेज हाँ, उस वो तो वक्त one का of the बेस्ट best कॉलेज। college। हाँ, वहीं वहाँ एडमिशंस 75 से 80% पे बंद हो जाता था। हाँ। अच्छा 80% और आपको फिर भी मिल 75 के गया, बीच माशाल्लाह। में तो हमारे उस लेवल के मार्क्स होते थे, तो हमें वहाँ मिले एडमिशन। हाँ। और अंसारी साहब और जो हमारे प्रिंसिपल आ रहे थे, हम्म। तो हम शुरू से पढ़ाकू रहे हैं। ट्यूशन भी, घर पे भी, एग्जाम्स होते थे तो रातों टिपिकल स्टाइल पढ़ने का था हमारा, तो उसमें नकल वकल का provision था। लेकिन जरा कभी आपने बस में सफर किया कराची में? हाँ, क्यों नहीं किया? तो किस दौर में? नहीं, जब हम स्टूडेंट्स लाइफ में होते थे बसों में भी जाते थे। मोटरसाइकिल खराबें अक्सर होती थी तो उसमें ये कभी एक्सीडेंट ऐसा हुआ तो फिर बसेज होती थी। तो बस का But निज़ाम उस वक्त बेहतर था कि buses आज में बेहतर है? यकीन करें, ट्रैवल करना वाज मोर ए फन और स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा था। हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम कोई इंफीरियर सवारी में जा रहे हैं। कोई भागते हुए आए, पकड़ा अंदर, ले लिया टिकट तो दे दिया, नहीं लिया तो वैसे उतर गए। ऐसा ही है सर। और आप वो बड़े अच्छे दिन थे। हाँ वो जो आपके पास स्टूडेंट लाइफ तो थोड़े से गोल्डन पैसे पीरियड होता है जेब आपके में लाइफ का। थे और आप रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड फील करते थे अपने आप को। और उसी में जब कॉलेज में लंच होता था तो वो बंद कबाब लेके वो हमारा अयाशियाँ होती थी बड़ी। हाँ तो आजकल बच्चे जो हैं उनका स्टैंडर्ड्स भी मुख्तलिफ हो गए हैं। और लेकिन हमने बड़ी अच्छी वालदैन हमारे, क्योंकि सेल्फ मेड लोग हमें, और वालदैन मुसवत तबके से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट तालीम दी, मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी, वसाइल से अपने बढ़ के। और अल्लाह का करम है कि वो हमने इस्तेमाल किया। यानी जो वो एक्सपेक्ट करते थे कि एक अच्छी तालीम लेके हम आए, फिर बैंक ज्वाइन किया सीनियर पोजीशन पे, फिर बाहर गए बैंकर के तो कमा के फिर उनको देते रहे, और बहनों की शादी और घर बदले, तो वो जिम्मेदारी है हमने जो उनकी उम्मीदें थी वो निभाई। ये नहीं बिल्कुल किया सही, हमने। बिल्कुल सही। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने एक दिन ख्याल आया कि नहीं जी, ये बैंकर दूसरों के लिए अपना दिमाग क्यों बेचे, हमने पीएचडी कर ली, हम ये दिमाग अपने लिए इस्तेमाल करें। वो लोग आते थे हमसे एलसी पे जो भर नहीं सकते थे, साइन या अंगूठा लगवा लेते थे, और वो मिलियंस में गए, और वो फिर चेंजिंग पॉइंट था हमारा। फिर हमने कहा अपने बिजनेस करेंगे, तो मैंने और इश्तियाक ने दिरहम में कुछ 4-5 लाख दिरहम जमा थे, वो लेके फोटो मैजिक शुरू किया दुबई में 1982-83 में। और बैंक से पहले मैंने रिजाइन किया, इश्तियाक कह रहा था पहले आप करें। वो शारदा शिपयार्ड में इंजीनियर, मैं बैंकर था, डर रहे होंगे। और बैंक में हमें ठाट थी, विला मिला हुआ था, गाड़ी मिली हुई थी, साल के साल छुट्टी होती, और बड़ा रिस्क था। हमने कहा नहीं, तो कैलकुलेटेड रिस्क लिया। फिर अल्लाह ताला ने, और वालदा की दुआएं थी, तो अल्लाह ताला ने फिर वहाँ इश्तियाक से साहब से आजकल आपके जो नजरियाती तौर पे दो अलग अलग रास्ते दोनों ने चुन वो लिए थे। बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल हैं। इश्तियाक और हमारा फैमिली का नजरिया है। हाँ, फैमिली का ही नजरिया। बिल्कुल अलग हैं, और मैं इश्तियाक को समझाता रहता अच्छा, हूँ, सही है। वो मुझे समझाते रहते हैं। लेकिन मेरी एक नेचर आप जानते होंगे 25-30 साल से, फारूक भाई, आई एम नॉट ए डाइसी कैरेक्टर कि इधर से उधर, उधर से हाँ, उधर, सही है, उधर माशाल्लाह, से इन्होंने- एक ही चीज, हाँ। कम उसमें एक्टिव, ज्यादा एक्टिव, लेकिन मैंने कभी इधर उधर स्विच ओवर और ये डाइसी हमने भी एक मूवमेंट दो बार मेरी इनको नहीं आजमाइश में डाला, फारूक लेकिन भाई ये जानते अच्छा। समझ नहीं हुआ। हाँ, मैं नहीं हूँ। अच्छा वो अब देख अपने हिस्से का काम करने के लिए आपको अगर जगह मिल रही है किसी भी जगह पे हैं आप, तो आपको कंटिन्यू करना बीवी चाहिए के उसे, है साथ ना? रह के जो मैंने काम किया है और बीवी से जो सीखा है,
उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट अबव एवरेज होती थी। उनके वो अच्छा इंग्लिश बोलना, अच्छा लिखना, अच्छा पहनना, ग्रूम कर 16-17 बार वो बाहर गई, 14 बार मुझे लेके गई थी। और उन ट्रिप्स में एंटोराज के जो उनका एंटोराज होता है, जो कुछ सीखने को मिलता है आपको अंदाज़ा नहीं है बेशक, उनके साथ बेशक, ट्रैवल बेशक। करके। तो वो फिर एडवाइज़र भी रहे और केसी के बोर्ड पे भी उन्होंने हमें लगाया। फिर हम पीएसओ के भी बोर्ड पे रहे, जब एडवाइज़र ऑफ द टीम थे। जब हम ये इतने बड़े इंसान के लेकिन साथ उनकी साफ कंपनी सुथरा में रखा। हाँ, हाँ, उंगली नहीं उठा सका कोई अब तक। कितनी हुकूमतें आई, बिल्कुल कितनी सही। हुकूमतें गई, और ऑनरी काम किया मैंने। बिल्कुल मैं सही, ये भी एक वाइफ जीत मेरा है। मजाक उड़ाती थी। मैं विजिटिंग कार्ड की भी पेमेंट फारूक भाई कहता था कि नहीं मैं करूंगा, जो एडवाइजर कि मेरे बंदे। वाइफ कहती थी ये देख के उसने क्या कर ये लिया, आपकी असल आप ये कमाई क्या है। कर रहे हैं। हाँ, और आपकी अल्लाह असल ने कमाई देखी यही आप है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सही हो गया। बिल्कुल जी, एक वक्फे का वक्त भी आन पहुंचा है। वक्फे से वापस आएंगे तो हम इंजीनियर साहब से बात करेंगे और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा से इसी हवाले से इनकी ज़िंदगी की वो बातें आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कि शाम के शो में पता करना नामुमकिन सी बात। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद के हवाले से खुसूसी नशरियात और मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। मेरे साथ जो अज़ीज़ मेहमान मौजूद हैं, मैं एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब और उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ इंजीनियर अदील अहमद साहब। मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। इंजीनियर अदील अहमद साहब, सर आप अपने नाम के साथ इंजीनियर आपने इतना ज़बरदस्ती क्यों वो लगाया? तो है, लेकिन आपने भी माशाल्लाह। उसको बोल बोल के इंजीनियर इंजीनियर हो। नहीं, मुझे पता है सर अच्छा समझते हैं उनको इंजीनियर कहा जाए नाम के साथ। अक्सर ये बेसिकली जो है वो जो हमारी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें हमने इसको इंजीनियर मैंने लिखा था, और उसकी वजह ये थी कि लोगों को पता चले पढ़ा लिखा बंदा आ हाँ, रहा है। लोगों को पता चले कि जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, तो वोट वाइजली। मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए, कहीं अगर कहीं कम पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा बंदा हो, तो उसके मुकाबले में आपको कंपैरिजन में आसानी हो कि आपने वोट जो है वो वाइजली। लोगों को पता हो भाई हमने इंजीनियर को वोट दिया है हाँ, ना, तो पता इस ये उसमें वहाँ यूज़ करना शुरू किया था, और फिर वहाँ से ये मेरे ख्याल से जो बैनर्स और पोस्टर्स वगैरह छपते हैं तो वहाँ से ये पिकअप हुआ है नाम। और बिल्कुल सही। अच्छा, तो अदील साहब ये बताइए कि जो आपने जो इतनी बहारें माशाल्लाह जो देखी हैं और इतनी ईदें गुजारी हैं आपने, उनमें से कोई एक आध ईद का कोई ऐसा वाक़या जो आज तक आपने टेलीविज़न स्क्रीन पे कभी किसी को नहीं बताया है, तो कुछ ऐसा कोई वाक़या, कोई दोस्तों के हवाले से, फैमिली के बारे में, किसी की ईदी छुपा ली हो आपने बहन भाइयों में से या कुछ भी? नहीं, ये ईदी का नहीं, एक मुझे ईद का वाक़या हमेशा याद रहता है, भूलता नहीं है। छोटे थे हम, गालिबन क्लास 2 में थे। तो क्लास 2 में मेरा एक क्लास फेलो था तलहा मुजाहिद, वो आजकल इस्लामाबाद में होते हैं वो। तो उनके साथ हमने, हमारे जो कुछ ग्रुप था दोस्तों का, उन्होंने प्लान बनाया था कि हम ईद के दिन जो है वो घूमने फिरने जाएंगे। अच्छा। किया हमने घर पे नहीं बताया कि हमने कहीं जाना है। तो जो मेरा दोस्त तलहा, वो मेरी नेक्स्ट स्ट्रीट में रहता था। ईद के दिन नमाज वगैरह हुई, वो आया मेरे घर और हम घर में बग़ैर बताए निकल गए। कितना डेयरिंग प्लान था आपका ये। घर से बग़ैर बताए निकले तो हमारा घर, हमने जाना था बेसिकली पीएफ बेस फैसल। मैंने फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज से पढ़ा है। अच्छा। तो स्कूलिंग भी वहीं से हुई, फेडरल बोर्ड के स्कूल से, और फिर कॉलेज भी वहीं से पढ़ा। तो जो बाकी जो दोस्त थे वो कुछ रहते थे फैसल बेस के अंदर। अच्छा। फैसल बेस के अंदर ऑफिसर्स में से, और वो जो रेजिडेंशियल एरिया। तो मैं और वो जो है वो वहाँ से हमने रिक्शा किया और हम चले गए बेस। फैसल बेस गए, दोस्तों के साथ खेला कूदा, दोपहर का खाना खाया। पीछे घर वाले जो है वो वाह। ढूंढते फिर रहे हमें। घर सब जो है ना, वो उनकी फैमिली अलग, तलहा जो मेरा दोस्त था, वो मेरी फैमिली अलग। मेरे अब्बू घूम रहे हैं, सब घर वाले जो है वो ढूंढ रहे हैं कि बच्चे कहीं गायब हो गए या कोई। अभी तो ये आदत नहीं है ना कि ये पता चले खान साहब ढूंढते फिर रहे हैं आपको। नहीं। तो वो
फिर दोपहर का जब हमने खाना खाया, खेल कूद के क्रिकेट खेली हमने खूब, तो जो मेरा दोस्त था वो मुझे छोड़ के निकल आया। अच्छा, वो चला गया। वो अकेला निकल आया और मैं रह गया वहाँ पे। अब फिर मैं सोचता रहा कि मैं अकेला कैसे जाऊँ। तो मुझे हो गई और ज़्यादा देर, मैं कोई मगरिब के करीब जो है घर वापस आया। ओके। जब मैं घर आया सबकी ईद खराब। तो पूरे पिटाई घर हुई वालों- अच्छी खासी? नहीं, पिटाई मेरी नहीं पिटाई हुई थी, नहीं मेरे हुई? दोस्त की पिटाई बड़ी हुई थी। तो जल्दी क्यों आ गए? नहीं उसकी कि तू क्यों क्योंकि लेके उससे गया हमारे पूछ- बेटे को? उससे पूछ रहे थे कि गया किधर वो ना, और वो बता नहीं रहा था कि किधर गए। अच्छा, उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। जब मैं घर वाह, आया वाह, तो घर दोस्ती की वालों, खातिर मार खाई उसने। हाँ, घर वालों की सारी ईद जो है ना वो हमने खराब कर खराब हो दी। तो वो मुझे एक वाकया जो भूलता नहीं है। और क्या वो एज क्या थी आपकी सब? क्लास 2 में मेरे ख्याल से एक वाकया होगा कोई 93-94 का। क्लास 2 की क्लास बात 2 क्लास का 2 की बच्चा? मैं अभी दोबारा मैंने सुना, अभी मुझे ओहो, रियलाइज हुआ क्लास 2 की क्लास बात कर 2 रहा में हूँ मैं कितना छोटा होता है। क्लास 2 कोई एज होगी 7 साल, 7-8 साल। हाँ, हाँ। 7 साल। क्लास 2 का ये वाकया है, तो मैट्रिक का क्या वाकया होगा अभी तो बताइए। बड़े बड़े वाकया। फिर तो मतलब आप अकेले नहीं भागे। आगे होंगे बाकायदा। बाद में तो नहीं, फिर तो ऑफिशियली अलाउ था घूमना फिरना। फिर ऑफिशियली तो उस वक्त का ये वाकया मुझे नहीं भूलता कभी भी। हाँ, सही बात। अच्छा। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। तो इसी वक्त तो बना था वो, सुबह का भूला अगर शाम को शाम को वापस है, आ जाए तो तो उसको भूला नहीं भूला तभी बना था ये। ये मुहावरा तभी बना था। मगर उस दोस्त को देखे ना, उसकी हिम्मत, उसने बताया नहीं कि कहाँ गए। कहा उसने घर में बताया नहीं। उसकी अम्मी ने उसकी अच्छा, पिटाई वो उसकी जो तभी मेरा- हुई है ना? वो जो मेरा दोस्त था उसके वालिद की उन्हीं दिनों डेथ हुई थी। उसके फादर की डेथ हुई थी और वो उसकी वालदा जो है वो बड़ी, उन्होंने उनकी केयर वगैरह की, पढ़ाया लिखाया। तो उसको बड़ी मार पड़ी थी अपनी वालदा से कि बताओ तुम किधर गए थे और उसको कहाँ छोड़ कर आए हो। लेकिन उसने बताया नहीं कि हम किधर गए और वो उसको कहाँ छोड़ा है। मैं फिर खुद ही मुझे जिनके साथ जो दूसरे दोस्त थे बेस में, उनके साथ फिर मैं उनकी वापस घर आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, सियासत में हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से कि एक बहुत ही बिज़ी लाइफ गुजार रही होती हैं ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ सियासत से होता है। तो मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़वातीन की बिल्कुल नहीं बदली जा सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो सियासत में चली जाएं या नासा में जॉब कर लें, तब भी ख़वातीन जो हैं वो उतनी ही फ़िक्रमंद रहती हैं अपनी चूड़ियों और मेहंदियों के बारे में, उतनी ही फ़िक्रमंद रहती हैं अपनी मैचिंग के बारे में और ईद की या किसी शादी की तैयारी के कपड़ों के बारे में। तो ज़रा आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या कहेंगी, क्या आप भी वाकई बिल्कुल वैसी ही हैं, उतनी ही फ़िक्रमंद रहती हैं या बस? नहीं, मैं फिक्रमंद इस उसमें नहीं। अगर बचपन की बात पूछ रहे हैं तो तब तो बचपन था, उसमें तो रात को बार बार देखते थे कपड़ों को, अच्छा, बार बार बदलाव देखा आ जाता है करते थे। ख़वातीन में हाँ, बचपन वक्त में के बदलाव? साथ साथ अच्छा। बचपन में तो बहुत होता था ये ईद के कपड़े हैं, सुबह पहनेंगे बस ये, और उसके बाद चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें, तैयारियाँ ही पहले कुछ और हुआ हाँ, करती ये थी तो ना, है। होती बच्चों की। तो अब ऐसा नहीं है। अब ईद के हिसाब से ये अब कई ईदों पे तो मैं कपड़े भी नहीं बनवाती बच्चों की पूरी कंप्लीट। शॉपिंग पे जाओ भी ना तो यकीन माने फहीम यही होता है कि जो नज़र आए तो बच्चों के लिए ये इस पे हाँ, इस ये पे ले अच्छा लिया लगेगा, ये जाए। बेटे के लिए ले लूँ, ये छोटी बेटी के लिए, ये बड़ी बेटी के लिए। तरजीहात चेंज हो जाती है ना। तो अपने लिए तो ये है, मैं ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि मैं उस तरह की नहीं हूँ कि पार्टीज़ ज़्यादा अटेंड करना, पार्टीज़ में जाना है तो फिर हर पार्टी में सूट भी अलग अलग हो कि कहीं ये ना हो कि कह दी ये तो पिछली पार्टी में पहना हुआ था, इसने वही सूट पहना है। मैं इस चीज़ों से बिल्कुल वो हूँ। ख़वातीन को याद भी रहता है, उन्हें हाय है, बिल्कुल मैं याद खुद होगा कि हैरान होती वो हूँ। 17 महीने पहले वो जो फहीम, पहना था इन्होंने यही कपड़ा पहना बिलीव था। मी, मैं कभी भी हाँ, मुझसे कुछ दूसरी कह रही होती हैं कि देखो फलां ने ये पहना था, मैं इन चीज़ों पे नहीं तवज्जो देती कि मैंने उसके सूट को गौर वैसे से याद देख तो लिया। आपको भी रहता होगा। हाँ नहीं, ये नहीं वाकई में हाँ, बताती ये नहीं चीज़ें बहरहाल ये ख़वातीन का है और ये चीज़ होनी भी तो चाहिए ना। ये चीज़ें बनी हमारे लिए हैं। अब मुझे बताएं, आपके सेट पे अगर मैं ना होती तो क्या इतनी खूबसूरत ये सेट होता? नहीं होता ना, ये बात है ना। बिल्कुल तो ये चीज़ है, इसको माने कि जो हमारी वजह से इन चीज़ों की अहमियत है, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं इन चीज़ों से ये नहीं कि कीमती चीज़ें, कीमती कपड़े ले लिए, बहुत ब्रांडेड ले लिए, नहीं, रिजनेबल है वो चल गया। ज़्यादा खर्चा अपने बच्चों पे, अपने बच्चों की तालीम पे। जैसे मैंने अपने बच्चे को माशाल्लाह, मैं वैसे फाइनेंशियली इतना नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी सारी जमा पूंजी करके बेटे को, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट था पाकिस्तान में, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो फिर मैंने उसको बाहर भेजा कि पढ़ ले वो, तो मैं ज़्यादातर उस पर सारा सर्व किया। हमारी तो कमाई वही है ना, ऐसे ही है, बच्चे हैं, और क्या उनकी होता है? तालीम, उनकी तरबियत, तो ये है।
बाकी ये ख़वातीन का बाकी एक वाक़या जो तुम पूछ रहे थे ना बताइए, हाँ, अदील मुझे से, बताइए, हाँ। मुझे अपना वाक़या याद आ रहा था। ईद का एक ईद थी, मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी ईद थी, लेकिन एक ईद का मौका था। हम सब के कपड़े जो थे वो मैं डिज़ाइन करती थी। तो बहुत अच्छे मेरी जो डिज़ाइन किए हुए कपड़े थे मेरी बहनों को और मेरी कज़न्स को बहुत पसंद आते थे। तो वो दे दिए टेलर को डिज़ाइनिंग वो सिलने के लिए। जिस दिन वो कपड़े लेने के लिए मैं अपने भाई के साथ गई, तो उठाने थे, तैयार था दर्जी, टेलर ने कह दिया था आके ले जाइए। तो मैं उससे पहले कपड़े ले लिए टेलर से, सारा बड़ा बैग था, सबके कपड़े थे ना, और बड़े कीमती उस वक्त अच्छे उसकी सिलाई उलाई थी। उसके बाद वापसी में कहा केक भी ले लेते हैं जाते जाते। तो मैं अपने भाई को ताकीद करके बाहर खड़ा करके गई कि मैं केक लेने जा रही हूँ, तुम यहाँ से हटना नहीं। उस वक्त बाइक पे गए थे हम लोग, तो ये बाइक पे साथ खड़े रहना, हिलना नहीं यहाँ से, मैं केक लेकर आती हूँ। अच्छा वो क्या तजस्सुस में वो मेरे पीछे अंदर चला आया, और उसको कुछ और लेना होगा शायद, क्या है। यकीन मानो फ़हीम, जब वो पीछे आया तो मैंने देखा ये आके खड़ा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा हुआ ना कि ये आ गया है पीछे, वो छोड़ के आएगा, बैग पड़ा हुआ है पूरा कपड़े। केक लेकर जल्दी जल्दी वापस आए तो जनाब वही हुआ जिसका डर था, बैग गायब। लो भाई अल्लाह मेरे खुदा, मैं तो वहीं सकते में खड़ी हूँ, सबके कपड़े थे ना, मैं तो अपनी कुर्बानी दे सकती थी। और ये फ़हीम यकीन मानो, मैंने उसको कहा देखो यही कहीं कोई ले जा रहा होगा बैग, इधर भागे उधर भागे इधर भागे। भाई वो भागने वाला भाग गया लेके बैग। ऐसा ही है। इतना सा मुंह लेके घर आके पहुंचे हैं, आके मैं तो भाई इधर उधर घूम घूम के वो स्टोर में जाके चुप करके बैठ गई, मुंह मेरा इतना उतरा हुआ। अच्छा मेरे बाबा को ऐसा लगा खुदा ना खास्ता कुछ मसला हुआ है इनको बाहर, या किसी ने छेड़ा वेड़ा, इसका मुंह इतना उतरा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आके पूछा बेटा क्या हो गया, आंखों में आंसू, अब्बा जी ये हो गया, सारे कपड़े गए, सब कुछ गया। यकीन मानो फ़हीम, उस वक्त मेरे अब्बा जी ने कहा कि बेटा बस इतनी सी बात थी, मैं तो डर गया था खुदा ना खास्ता कोई और मसला है और ये है। अल्लाह इतना दिल उस वक्त हुआ कि ऐसे होते हैं माँ बाप। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। वो वाकया तो कब, और मेरी जो कजन और बहनों ने जो मेरी चपेड़ मार के जो मेरी हालत की ना, मिला नहीं ना, नहीं ना, वो कहाँ सारे मिला? सबके ईद के मैंने कपड़े इसी तरह की एक चीज अपने घर में कुछ दिन पहले मोहल्ले में आप देखी। देखते रहे कि वो कपड़ा पहन के कौन निकल रहा है, निकल रहा है। तो फिर पकड़े उसको। बड़े डॉक्टर साहब प्यारे बता रहे थे, कपड़े मैंने कुछ दिन डिज़ाइन पहले अपने घर में ऐसे देखा, मेरी साली की शादी थी और मेरी बेगम ने कोई 1 महीना लगा के ना शॉपिंग की। अब ख़वातीन का होता भी ये है कि एक जगह से लेस ली और आज का कोटा पूरा हो गया, अब दूसरे दिन जाना है, अब जाके वो जाली की फलानी चीज़ लेनी है। और मर्द बेचारे या बच्चा उठाया हुआ या बैग उठाया हुआ या गाड़ी में बैठे हुए हैं, आ जाओ भाई। तो वो इस तरह कर करके उन्होंने पूरा सामान इकट्ठा किया, दर्जी को दिया। कितनी मेहनत से करते हैं, देखो मुझे इतनी बताओ। मेहनत से किया और उस दर्जी की दुकान को रात को आग लग गई। ओ भाई। अब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी 1 महीने की मेहनत को आग लग गई जो मैंने रोज लेके गया। दर्जी का दुख नहीं हो रहा होगा, हाँ? कि उस टेलर का दुख नहीं, अपने कपड़ों का अपने उनका दुख हो मुझे रहा दोबारा हो गया कि अब मुझे 2-3 दिन मुसलसल बाजार में गुजारने पड़ेंगे दोबारा से। ये बड़ी मेहनत होती है। ठीक है जी, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा प्यार मोहब्बत के हवाले से पूछेंगे अपने मेहमानों से, फारूक सत्तार साहब से। शायरी भी हमने जो की बातें होंगी, बिल्कुल इश्क मोहब्बत की होंगी और शायरी सुनेंगे। 1-1 2-2 इश्क। अब तो भाई फ़हीम तुमने अब 1-1 इश्क पूछना, 2-2 नहीं, सिर्फ 1-1 पूछेंगे, ज्यादा का तो वक्त भी नहीं है। जी, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज ईद के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ सियासत से है सबका, और मगर इनसे बड़ी मज़े मज़े की वो बातें हो रही हैं जो हमने इनसे पहले कभी नहीं सुनी हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। यकीनन ये बेशक हमारे जो मेहमान हैं ये सियासत से ताल्लुक़ तो ज़रूर रखते हैं, मगर एक आम इंसान किसी इनकी ज़िंदगी है, उसी तरह घरों में अपनों के साथ वक्त गुजारना, और पता है उन सारी डबल ज़िम्मेदारी के साथ ये सब कुछ निभा रहे होते हैं। और आज देखें कि ईद के इन दिनों में भी जहां सब मसरूफ़ हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं।
यही इनकी जीत भी है। और मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई काम में इन्हें इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता होगा, क्योंकि आप लोग अपने आप को वक्फ कर चुके हैं ना लोगों के लिए, कुर्बान कर दिया सियासत पे। अच्छा फारूक भाई, आप मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क समझते हैं आप? ओए, बड़ा गहरा सवाल। देखिए ये तो फिर सारी हर शोबे में दर्जा बंदियाँ हैं ना। हाँ तो आप शुरू करते हैं अपनाइयत से, फिर चाहत के दायरे में आते हैं, ठीक है, फिर मोहब्बत के उसमें दाखिल होते डोमेन में, फिर और उसके बाद फिर इश्क, और फिर आखिर में जुनून। वाह, तो ये दर्जा बंदियाँ हैं। आखिर ठीक क्या? है, जुनून जुनून। जुनून, वाह वाह। देखिए ना, तो अब अभी बात तक ये- किस मंजिल तक आपने ज़्यादा सफ़र किया है? नहीं, फिर मुझे ये भी मुहावरा याद आता है कि वो हर जगह कहते पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत। हाँ। तो उससे ही आइडिया हुआ कि इसका मतलब दूसरी मोहब्बत भी हो सकती है, लाजमी हो तो। और फिर जब तीसरी हो गिनती जाती है तो तो फिर फिर- तीसरी भी हो सकती है। तो ये एक चीज़ें शायरों ने या मुहावरे बनाने वालों ने ऐसी छोड़ी हुई हैं हाँ, कि अपने लिए भी आसानियाँ ढूंढी, रास्ते खोले, और दूसरों के लिए भी रास्ते। लेकिन सारा पे बात शायरों यह पे आ है कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, वाह उसकी जुल्फों के सभी असीर हुए। वाह, तो क्या बात। समडे यू हैव टू फॉल फॉर सम। अच्छा, तो मुझे एक और सवाल है, ये बताइए कि अगर दूसरी शादी करनी हो तो उसके लिए हमें माँ को राज़ी करना लाजमी होता है या पहली बीवी को? लो भाई, उसके लिए हिम्मत चाहिए, जुर्रत चाहिए। राजी तो सब बाद में होते हैं, ये तो खुद ही करना होता है। ये खुद ही करना होता पहली में मदद मिलती है, है। हाँ, दूसरी में आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तीसरी का तजुर्बा अभी नहीं है, तो जिनकी तीसरी शादी हुई है उससे ज़रा मशवरा करते हैं। सभी करते हैं। तो सर, यही सवाल मैं अगर आपके पास लेके आऊँ तो आप इसका क्या जवाब देंगे? ये वर्गला रहे हैं मुझे हिम्मत बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप ब्रेक में बता चुके थे कि आप बहुत ही स्टेडफास्ट हैं, इस्तकामत के साथ हाँ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए लेकिन मैं हूँ आपके साथ इख्तियार भाई। हाँ, जी। हमारी नौरीन से जो शादी है, फारूक भाई मुझे सब भाभी जानते हमारी हैं, भाई। 34 साल से। सही, माशाल्लाह। माशाल्लाह शी इज़ गिव अस अ ब्यूटीफुल फैमिली। 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा 2 बेटियां, 2 की तो शादी हो गई, एक छोटी बेटी है बाकी। मैं ये समझता हूँ कि ये शायद पहले कभी होता हो कि दूसरी शादी, तीसरी शादी शौक़ या फ़ख्र या कुछ। अगर आप मुतमईन हैं अपनी पहली शादी के साथ, जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, जो आप चाहते हैं लाइफ पार्टनर, मैं वाइफ का लफ्ज़ को लाइफ पार्टनर कहता हूँ। वेरी मेरे नज़दीक बेशक। बहुत ज़्यादा Very good. प्रैक्टिकल है कि आपने बड़े सख्त वक्त में भी साथ दिया। मुझे याद है जब हम बिज़नेस शुरू कर रहे थे फारूक भाई, मैं 6 महीने मोरक्को रहता था और नौरीन प्रेग्नेंट होती थी, तो दुबई में खुद ही जाके वो ग्रोसरी लाती थी, खुद पकाती थी। रात को मैं फ़ोन कभी करता था तो रोती हुई कहती थी कि आज हॉस्पिटल जाना था लेकिन गाड़ी नहीं थी, ड्राइवर नहीं आया वगैरह। वो सख्त टाइम, अब तो 8 ड्राइवर है ना तो कोई बात नहीं, बट सख्त टाइम भी गुजारा है। तो मैं उन चीज़ों की वैल्यू करता हूँ, उस कुर्बानियों की कदर करता हूँ। वक्त जब आप ऊपर जाएंगे तो 20 लोग आपके पास आएंगे जो आप में इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, आपकी सही बात है। तारीफ भी कर सकते हैं। कोई उनमें अच्छा भी लग आपने जाता है। उसमें अच्छा लगता है, बशर हैं हाँ, और ये नॉर्मल है, और हम तो मुगल हैं। मुगलों के बारे में तो मशहूर है कि ये इनको तो आसरा है 70 हूरों का, अब भूले हम। मूसीकी और भूले ये हम। 70 हूरों का आसरा भी है। उसके बावजूद उसके बावजूद मैंने लगा लाए हम उनको एक बातों ही में, और खुल जाएंगे अपने और 2-4 वालदा जो मुलाकात हमारी खुल रहे हैं। ये वालदा का एक सिलेक्शन था। अच्छा अच्छा। और वो भी यही हुआ कि हम जब अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे दुबई में, तो एक मिस इंडिया 1982 बेटी ओ कॉर्नर, हाँ। ग्रीन आइस, हाँ, वो आई थी एक फैशन शो में, तो उन्होंने हमारी कंपनी ज्वाइन की एज ए मैनेजर। पब्लिसिटी प्रमोशन, लोग आते थे, ऑटोग्राफ, हमारा नाम एकदम ऊपर। तो मम्मी को बहनों ने बतलाया कि भाई तो गए हाथ से। तो अम्मी ने कहा ये तो नस्ल खराब करे जा रहे हो, वो हिंदू लड़की। मैं कहने क्रिश्चियन है। कहते क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है। पहले किताब है भाई। तो बहरहाल वो तो बिल्कुल ही वो कहते हैं जी हम तो नस्ल पे बड़ा। तो उन्होंने खटपट ये बुला बात के पेरेंट्स नहीं समझते। और शादी कर दी फिर हमारी। पहले किताब है। लेकिन माशाल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाँ, माशाल्लाह। हर सिलेक्शन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय वाइफ। और अब जिंदगी गुजर गई है, अब जो अच्छी आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ माई वाइफ्स। हाँ वाइव्स, माशाल्लाह, Wives. माशाल्लाह। सर आप इंस्पिरेशन है हमारे लिए। लाहौर वापस जाना नहीं जाना?
ईद के बाद जाना है। इस प्रोग्राम को एंड कर हाँ, ये बात फारूक यहाँ पे भाई। दबा देते हैं। की नसीहत में बड़ा वजन है। सही बात, बिल्कुल सही बात। नहीं जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और इन कॉलर का ताल्लुक जो है लाहौर से, हमारी ये रेगुलर कॉलर हैं। अच्छा। और ये हैं मिसेस मुगल आजम। इनके जो अपनी फैमिली की हुई भी। आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? और मैं ठीक ठाक हूँ और बड़ा अच्छा शो है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो आपके शो में जो सियासतदान बैठे हुए हैं ना, यकीन करें मुझे खुशी हो रही है कि वरना अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तो बड़े मजे की बातें हो रही हैं। आज छुट्टी का दिन है। हाँ, छुट्टी का दिन। ईद का दिन है, ईद के आज दिन छुट्टी का दिन है, सब चीजें एक साइड पे। अल्लाह ताला ये दिन सबको दिखाए और बहुत अच्छा शो है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो और मच। ये जो- ईद कैसी गुजर रही है हाँ, आपकी, ये बताइए। कोई क्या स्पेशल है इस दफा ईद पे? इस दफा स्पेशल ईद पे तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। Okay. और स्पेशल इसलिए आते कि हम लोग छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, तो हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने जनाब हम सब के लिए भी और मेरे लिए भी खुसूसी दुआ करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्पेशल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। अदील अहमद साहब, शादी मोहब्बत की आपने की है या वालिदैन की मर्जी से की है? ज़रा इस हवाले से हमें बताइए। मैंने अभी तक शादी नहीं की। अभी तक नहीं की? शादी इतनी देर से तीन शादियों की बातें हो रही हैं यहाँ एक शादियों की बातें हो रही है या एक भी नहीं देखिए, की। पहली शादी तो नजरिए से और पार्टनर से होती हाँ है। वो असल में आपका पहला। और बाकी इश्क तो होता है। हाँ, और बाकी अगर कोई आप एक करें या दो भी कर लें तो उनके लिए सबसे बड़ी स्वातंत्र तो यही होती है। यही होती यही है, होती सही है बात आपकी लेकिन जॉब, इधर सही देखिए बात। ना आपकी कि जॉब, अदी मगर वो क्या है? कमिटमेंट थी कि खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने तक। हाँ नहीं तो अभी क्या कुछ शादी वादी करने का इरादा है? मतलब नौजवान है, इतनी सारी ख़वातीन आपसे कब शादी की करेंगे? ख्वाहिशमंद होंगी, वो किस तरह चुनाव करने का इरादा है आपका? वालिदैन के ऊपर छोड़ना है नहीं, या जब खुद घर वाले करेंगे इंशाल्लाह तो घर वाले करेंगे? शादी करेंगे। माशाल्लाह Good. माशाल्लाह। तो वो वैसे भी मेरा ख्याल जो जो पश्तो स्पीकिंग फैमिलीज़ होती हैं उसमें लव मैरिज का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं होता है। वो ज़रा अपने जो वो ख़ानदानी वो सारे रख रखाव होते हैं उन पे बड़ा बिलीव रखते हैं। हाँ, एक ये है तो सही, एक नॉर्म्स हैं हमारे कल्चर में, मोहब्बत हो भी जाए तो सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन ये मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दौर जो है वो चेंज हो रहा है। Change हो रहा है। तो उसमें बच्चों की मर्जी ऑब्वियसली शामिल होती है। सही। जो भी जिनकी शादियां होने वाली होती हैं तो उनकी मर्जी ऑब्वियसली उसमें शामिल होती है। सही बात। तो तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, लेकिन ये है बेस्ट कि कॉम्बिनेशन है कि वालिदैन का इंतखाब और बच्चों के हाँ, उनकी रज़ामंद मर्जी। जी हाँ, ये तो बेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ, बिल्कुल तो सही। जब इंशाल्लाह घर वाले कहेंगे और चाहेंगे, इंशाल्लाह। जहाँ चाहेंगे कर लेंगे। ऐसे नहीं होता, घर वाले तो कहते मनाना हैं। हो घर तो फिर हम लोग हाजिर हैं। हाँ, ये देखे ना, ये हम कितनी क्या बड़ी बात। सिर्फ ये- फारूक भाई काफी हैं। ये अच्छी ऑफर है। फारूक भाई को कहीं ऐसा बुलवाएं। हो तो ऐसी दलीलें समझकर। देंगे, ऐसी दलीलें देंगे कि पेरेंट्स राजी। ये अच्छी ऑफर है इंशाल्लाह। फारूक भाई है ना, आपसे जरूरत आपकी पड़ेगी। मदद हासिल करेंगे मुफ्त इसमें। की मुफ्त की आपको ये ऑफर। फारूक हम भाई चाहते हैं कि आपके घर में भी तब्दीली आए फारूक भाई अच्छा मेरे लिए और आप भी भी कहीं रोक सको तो रोक लो। अच्छा नहीं, फारूक बहुत भाई मेरे लिए भी ऑफर है ना, ये सिर्फ उनके लिए। वसीम आप अख्तर के सिर्फ तजुर्बे हिम्मत- के बाद अब मैंने तो आपने हिम्मत पकड़नी है। गारंटी मैं लेता हूँ फिर भाई। हाँ, अच्छा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अच्छा हाँ, लव मैरिज से वालिदैन नहीं मान रहे। एक हमारे मोहल्ले में उर्दू स्पीकिंग बच्चा और बच्ची बलोच स्पीकिंग, ओके। बिल्कुल वो कंजर्वेटिव ट्राइब, हाँ बहुत। पीआईबी के एक सुलेमान विलेज, हमारा वो मोहल्ला जो बलोचों का, उनके साथ और कभी अभी तक शादियां आपस में नहीं हुई थी। लेकिन मुझे कूदना पड़ा और कोयटा का मेयर मकबूल लहड़ी था, जानता हूँ आप जानते हैं ना, मकबूल। उनकी वो फैमिली की थी। तो फिर उसको मैंने इन्वॉल्व किया, फिर माशाल्लाह मकबूल कराची आते थे। हाँ, दे लिव हैप्पीली आफ्टर। गुड माशाल्लाह, गुड गुड। अच्छा, आप वैसे क्या राय रखती हैं बच्चों की शादियों के हवाले से कि मतलब आपकी ही मर्जी से स्ट्रिक्टली होना चाहिए या मिलजुल के जो है एक उनके अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से? अच्छा तो फ़हीम, पता है कहने में तो बड़ा आसान लगता है ना, हाँ कहने में कितना नहीं 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 नहीं, जब वो वक्त आता है ना, ख़ास तौर पर माँ पर, जैसे मेरा एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं, बेटियों के मामले में तो ये है कि मतलब
उनकी तबीयत ऐसे की है कि खुदा न खास्ता कभी ऐसा नहीं वो माँ बाप के उस पे कि माँ और बाप ने जो पसंद किया जो फैसला आपका वो आपने हमारा किया सही हो। है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ। मेरी शादी जो है वो अरेंज, टोटली अरेंज, इतनी अरेंज कि मैंने तस्वीर भी नहीं देखी, और मैंने कह दिया कि भाइयों को कि जो आप लोग चाहेंगे। उसी बात का गुस्सा है जब असेंबली में निकालते अच्छा, मेरे भाइयों ने, मैं बार बार ही बताती हूँ, मेरे भाइयों ने बड़ी कोशिश कर डाली कि आखिर बच्चों देख लो, खुदा का वास्ता है देख लो, एंगेजमेंट या शादी के बाद तुम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कर देना। मैंने कहा नहीं, जो तुम लोगों ने बस पसंद किया है मेरे लिए वो काफ़ी है। और मेरे भाई ने मेरे लिए वो दरवाजे में, वैसे जाना तो सामने नहीं होता था पहले वो, लेकिन दरवाजे में सुराख भी कर दिया कि इधर से भी देख लो, यहाँ से भी एक दफ़ा कह दो एक को, कहीं ऐसा ना हो। लेकिन चलें, अल्लाह पाक का शुक्र है कि माँ बाप पे, बहन भाइयों पे डाला तो सही हुआ। लेकिन बेटे के मामले में मैं थोड़ी हूँ फ़हीम, थोड़ी सी हैं। हाँ, कि मैं सोचती हूँ कि कहीं इसने कह दिया कि मामा मुझे फलां लड़की पसंद है और फिर मुझे वो पसंद नहीं आई, फिर क्या होगा। क्योंकि पता है वो उसकी लाइफ का भी बड़ा फैसला है और आपकी एक माँ की जिंदगी में बहुत बड़ा फैसला होता है कि मैं माओं के लिए बड़ा वो होता है, एक बेटा और वो भी कोई हाथ से चला। इतनी अच्छी है हाँ, ये तरबियत पे मैंने, हाँ अल्लाह का शुक्र है, मैंने, हालांकि वो बाहर रहता है, नहीं कर सकेगा। और जितने भी उसके 8-10 दोस्त हैं उन सब ने मुझे बताया कि आपका बेटा भाई ये तो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम हर चीज़ में थोड़ा बहुत, लेकिन ये इतना शरीफ बंदा है कि इसको हम हैरान होते हैं। खराब नहीं कर नहीं, हाँ वो नहीं कर सके, तो अल्लाह का शुक्र है, तरबियत है। लेकिन भाई पता थोड़ी होता है, कभी भी किसी को कौन पसंद आ जाए। तो यहाँ 2 वाइफ्स की बातें हो रही हैं, सुना नहीं आपने? वाइफ्स नहीं, वो कहते हैं जैसा ख्याल होता है वैसा हाल होता है। हाँ। ठीक है, तो मतलब बस ये अच्छा ख्याल हमें रखना चाहिए। लेकिन मैं ये अच्छी सास बनूंगी, चाहे अगर बेटे ने पसंद से भी की या मेरी पसंद से भी की, मैं अच्छी सास बनूंगी। मैं जो जिस तरीके से मेरी तबीयत है कि मैं उनको उनकी ज़िंदगी जीने दूंगी, मैं ज़बरदस्ती उन पे कोई ऐसा वो नहीं करने वाली। ये बहुत अच्छी बात है जी, इस बात पे वाकई क्लैपिंग बनती है। सारी सासों को ऐसे ऑन रिकॉर्ड डाल दें आप, ये ताकि कभी 19-20 हो भाई, तो मैं ये रिकॉर्ड, ये प्रोग्राम की सीडी कि आपने वादा किया था इस शो में। मेरी बहू चला कर देगी। हाँ, मेरी बहू चला के देखेगी सासू माँ। शो के बाद उन लड़कियों की हिम्मत होगी। हमें तो कवर कर दिया भाई, सही। बहुत सारी खवातीन ख्वाहिशमंद भी नहीं आ गई होंगी कि जनाब ऐसी ही तो सास चाहिए, ऐसी ही सास तो चाहिए। सही बात जी। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं। वक्फे के बाद हम कुछ करेंगे सियासी मगर गैर सियासी सवाल, तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम ईद के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात में अपने बहुत ही अज़ीज़ सियासी मेहमानों के साथ मौजूद हैं, जिनसे हम गैर सियासी बातें कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा सियासत का तड़का ये तो बनता है, इसके बगैर तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो इनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस मसरूफ दिन गुजर रहा है आज खानदान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अच्छा, तो ईद की छुट्टियों का जब इंतजार होता है तो वो फौरन तो नहीं गुजर जाती है आपकी? यूजुअली छुट्टियां तो फौरन ही गुजर जाती हैं, इंतजार बड़ा लंबा होता है, और जब इंतजार पूरा होकर छुट्टियां आती हैं तो पता भी नहीं चलता और दिन खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ईद के हवाले से कुछ मतलब किसको आप सबसे ज़्यादा याद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस ईद पे आज जो है उसका जिक्र करूं यहाँ प्रोग्राम में? मैं जी, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ जो है वो मेरी मरहूम वालदा हैं, और बस ईद के दिन नेचुरली अपनी वालदा को मिस करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाएं, और बाकी और जो लोग हैं जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाएं, उनके दर्जात को बुलंद करें। बिल्कुल सही है। और ईद के हवाले से जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे?
समझता हूँ ईद खुशियों का दिन है। रमजान मुबारक में सबने इबादत से भरपूर महीना गुजारा और नीचे कमाई। मैं लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि साल में सिर्फ रमजान मुबारक का महीना नहीं बल्कि अगर 12 महीने हम यही जज्बा पैदा कर लें इंसानी हमदर्दी का, एक दूसरे के साथ खैर सगाली का, मोहब्बत का, तो मैं समझता हूँ सही मानों में अपने दीन की भी खिदमत कर रहे होंगे, अपने मुआशरे की भी खिदमत कर रहे होंगे। बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया आपका, इस इतना खूबसूरत मैसेज जो है वो आपने दिया। थैंक यू सो मच। जो हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। फ़ारूक सत्तार साहब से अभी हम बात करेंगे। फ़ारूक साहब, सियासत में हम ये देखते हैं कि कभी कभी किसी एक या दो लोगों की वजह से पूरी पार्टी का वज़न जो है ना वो मुतासर होता है। तो आप क्या समझते हैं? वैसे तो पाकिस्तान MQM से ही आपका ताल्लुक है ना अभी तक? मेरा तो है, लेकिन जो MQM पाकिस्तान की बागडोर जिनके हाथ में है, उन्होंने अपनी दानिश में मुझे MQM से अलग किया हुआ। मैंने तो ये चैलेंज दिया कि देखें, मेरे दिल से जिस दिन MQM निकालेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं MQM से बाहर हूँ। मेरा ओढ़ना बिछोना MQM है, मेरा जीना मरना MQM है। तो मगर मेरे लिए तो इस तरह का कमिटमेंट है और वर्कर्स की बड़ी तादाद मेरे साथ है। आप यकीन माने, आवाम और जो वोटर्स हैं, क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ये दो बड़े फैक्टर्स होते हैं। फिर कनेक्टिविटी लोगों के साथ, ये किसी भी पार्टी का एसेट होता है। अब मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मेरी कदर नहीं की। मैं तो इसको 84 की अच्छी नज़रियाती जमात बनाना चाहता था। जो बिगाड़ आ गया था, जिसकी वजह से हमारे इन भाइयों को भी स्पेस मिली, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो बिगाड़ दूर हो जाए। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो बिगाड़ इतना ज़्यादा रवाना किया जाए, ये चाह रहे हैं? नहीं, अल्लाह ना करे। बिगाड़ तो माशरे से ही और मुल्क से ख़त्म होना चाहिए। इनकी पार्टी में क्यों जाए? ये भी एक अच्छी पार्टी अगर बनी है और शुरू हुई है तो इन्हें भी ख्याल रखना है कि जो हमसे गलतियाँ हुई वो इनसे नहीं होनी, इन्होंने नहीं ताकि इनके। अच्छा, तो सर देखें, वो आपने वो जो खिदमत का वो जो आपका एक मिशन है, जो आपने बताया कि वो ज़माना तालिब इल्मी से जो चलता आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। तो अगर कल को आपको किसी दूसरी पार्टी में वो आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा हुआ, तो वो पार्टी कौन सी हो सकती है? तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग? ऑप्शन बंद किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। कोई और पार्टी तो आउट ऑफ क्वेश्चन मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि देखें, एक तो आपने 40 साल की ज़माना तालिब इल्म से इतनी एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ गुजारी हो और किसी एक नज़रिया, आइडियोलॉजी, एक ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसका एक सिस्टम सारा, उसके साथ आप रहे हों, उसको डिफेंड करते रहो, दूसरी पार्टियों से लड़ते भी रहें, तो उसको फिर आप किसी को भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये होता है कि इसका मतलब आप सिर्फ अपने नाम के लिए, किसी अपने इंटरेस्ट के लिए या कोई ना कोई पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं। तो मुझे शायद अब पोजीशन की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे शायद MQM की सरबराही मिले ना मिले, मैं कोर्ट में हूँ, मुझे MNA-शिप या वजारत अब मिले ना मिले, अगर मैं ये समझता हूँ कि इन 40 सालों में मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको कम से कम वक्त में मैं अपने यूथ को दे के जाऊँ, मैंने यही रास्ता इख्तियार कर लिया कि कोर्ट में हूँ, वहाँ जो फ़ैसला होगा देखूँगा। मुझे यकीन है कि जिस तरह कोर्ट में मुझसे पार्टी छीनी गई थी, यही कोर्ट मुझे वापस करेगी। हवा का भी रुख बदलता है, बेशक ज़रूरतें बदलती हैं वक्त की, लेकिन लोगों के दिलों में हमें घर करना चाहिए। सही। तो देखिए, आपके अपने दोस्त अहबाब भी तो जो इसी और नई पार्टी भी कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, अच्छा, नई पार्टी भी ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं। ओके, ठीक है। तो आपके दोस्त अहबाब, उन जो आपके साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे और अभी भी दोस्त ही होंगे, वो उनकी क्या राय है? वो आपको वापस लेके आना चाहते हैं? मामलात को ख़त्म करवा रहे हैं, कुछ सॉल्व करवा रहे हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान का एक अलमिया ये कि यहाँ नज़रियात की बजाय मफादात की सियासत ज़्यादा हो गई। हाँ, तो उस मफादात की सियासत का हम भी शिकार हुए, और उसमें अगर मफादात हैं हमारे कुछ लोगों के, तो ज़ाहिर है कि उनको तो मैं समझता हूँ कि मैं उनके लिए, उनके मफादात के रास्ते में कोई रुकावट हूँगा, तो ज़ाहिर है कि वो कुछ लोग तो नहीं चाहेंगे। लेकिन मेजॉरिटी, आप यकीन मानिए, जिस दिन पासा पलटा, बाजी पलट गई, तो आप देखिएगा कि उस दिन वही वाले खाना, और अभी भी कारकुनान कहीं भी मिलते हैं सही, तमाम रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी। ठीक तो और मैं भी ये शेर पढ़ता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है,
हमारा दौर आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कहना, बहुत खूब बहुत खूब। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नबील गबोल साहब। अब इनसे बात करते हैं और इनसे हम ईद उल फितर के हवाले से पैगाम भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग को भी ईद मुबारक और फारूक सत्तार भाई को ईद मुबारक और मिर्जा इख्तियार बेग साहब को भी ईद मुबारक और तीसरे हमारे दोस्त के मुझे अदील नजर अहमद नहीं आ साहब, रहे हैं। अदील अहमद उनको भी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अदील अहमद साहब हैं। अदील अहमद साहब को भी ईद मुबारक और जितने यहाँ पर नुसरत सहर बस। सुनने वाले उन सबको मेरी तरफ से आपको खुसूसन और होस्ट जो हमारे जितने यहाँ पर उन सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, ईद उल फितर के हवाले से इस दफ़ा आपको मतलब पहले की तरह ही सारी वो सब कुछ नज़र आ रहा है या थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ भी आप देख रहे हैं? कोई सियासी मौसम बदला हुआ नज़र आ रहा है आपको? मेरी जिंदगी में कमी फारूक सत्तार साहब की है ना। फारूक सत्तार साहब अगर आज होते हमारे साथ या मैं उनके साथ होता या हम लोग दोनों साथ एक प्लेटफॉर्म पे होते तो ईद ज्यादा अच्छी गुजरती। लेकिन आजकल फारूक सत्तार साहब भी थोड़ा साइड लाइन है और मैं भी थोड़ा साइड लाइन हूँ, तो इसलिए वो सियासी ईद तो नहीं है। ईद सिर्फ घर में बैठ के बच्चों के साथ गुजारने वाली। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है आप दोनों को शहीदों के घर जाएंगे, हम तो जाते हैं। बिल्कुल सही। अपने शहीदों असीरों के अहले खाना जाना चाहिए, इस्लाम रखेंगे, उनके साथ ईद को शेयर करेंगे। हाँ, तो नबील गबोल साहब और फारूक सत्तार साहब, मेरा ख्याल है आप दोनों को भी थोड़ा सा वक्त एक दूसरे के लिए निकालना चाहिए। इस दफ़ा जो है ना मौका भी है और दस्तूर भी है। ईद पे मिलते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सर। सर आपको आपने हमेशा से यही सोचा था कि आप बड़े होकर सियासतदान ही बनेंगे? कभी भी नहीं सोचा। तो ये अभी ये सोचा है कि आप हमेशा सियासतदान ही रहेंगे? हमेशा का तो हमेशा इंशाल्लाह सोशल वर्क में रहेंगे। अच्छा ठीक है, गुड। खिदमत के शोबे में रहेंगे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से हो। एज़ फार एज़ जो इमरान खान साहब एक मिशन के तहत पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने एक 22-23 साल की स्ट्रगल की और उनकी जो विज़न और उनका जो मिशन है, अगर एज़ फार एज़ हमारा ये रहता है, ये लाइन एंड लेंथ हमारी, तो इंशाल्लाह हम इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। सही सही सही। वरना तो सोशल वर्क से तो कोई आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये अच्छी बात है। सियासत का मतलब अगर आपके लिए खिदमत है तो वो कहीं से भी अवामी खिदमत इंशाल्लाह ज़िंदगी के जिस हिस्से में जिस शोबे में वो इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल सही है। मगर ये है कि खिदमत वाला कोई भी आप काम चुनें, सोशली जहाँ आप लोगों की खिदमत कर रहे हो, तो लोग हमेशा आड़े हाथों ही लेते हैं। उन्हें एक एक चीज़ का कभी कभी हिसाब चाहिए होता है और वो कभी कभी तकलीफ़ भी हो रही होती है आपको कि देखिए मैंने अपनी 100% जो है वो ऑनेस्टी के साथ सारा काम किया, मेरे साथ कम से कम इस तरह तो ना पूछा जाए, इस तरह तो ना कहें कि मुझे शक की नज़र से तो ना देखें। तो ये आपने एक्सपीरियंस किया है कुछ ऐसा? ये बिल्कुल होता है। अभी रिसेंटली मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह अवामी कॉलोनी एक कहलाती है, तो वहाँ पे बड़ा बुरा हाल है सीवरेज, ख़ास तौर पर सीवरेज के हवाले से। तो वहाँ हम कुछ काम करवाने लगे थे, जो एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज था उसकी सफाई वगैरह करवाने लगे थे। तो वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट्स लेके वो वहाँ पे आए और उन्होंने वो काम रुकवाया आवाम लोगों को मुश्ताइल करके, और फिर वो उन्होंने वीडियोस वगैरह चलाई मेरे ख़िलाफ़ कि हमारे यहाँ के एमपीए ने जो है वो कोई पता नहीं 12 या 13 लाख रुपए खा के इंडस्ट्री वालों से ये काम जो है वो करवा रहे थे। तो दुख तो होता है ना दुख। हाँ। मगर ये काम का हिस्सा है और बड़ा दुख होता है। इसको फेस जितने एहसन तरीके से कोई करता है, मेरा ख्याल है वही जीत होती है। हाँ, लेकिन ये है कि ये इस तरह ये जो माइंड सेट है या ये जो इस किस्म के जो लोग होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो मतलब बड़ा तंग नज़री और बड़ा छोटा सोचते हैं। तो हमने इंशाल्लाह इससे आगे सोचना है। आवाम की खिदमत जब आप करते हैं तो इंशाल्लाह जिनके इरादे आवाम की खिदमत हों, ये चीज़ें कोई बीच में रुकावट नहीं बनती हैं, पता भी नहीं चलता है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर हुआ ये कि प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। सर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उस कैमरे पे जो आप जितने भी आपको चाहने वाले, जो आप लोग आपको देख रहे हैं, इस ईद के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ ये कैमरा। नहीं, आज यही पैगाम है कि जिस तरह से मोहब्बत से बैठ के हमने 2 घंटे का प्रोग्राम किया है
और जब हम आज बैठ सकते हैं तो हम हमेशा बैठ सकते हैं। यस मेरी तमाम सियासी जमातों और उनके नुमाइंदों से ये दरख्वास्त है कि अदम बर्दाश्त की सियासत को ख़त्म करें, मोहब्बतें फैलाएं। जो बात प्यार से आराम से की जा सकती है वो ज़्यादा मौसर होती है। और आज के दिन हम उन लोगों को भी याद रखें जो वतन की ड्यूटी अंजाम करते हुए शहीद हो गए, आज वो हम में नहीं है। आज हम ज़रूर विज़िट करें उन माओ बहनों को जिनकी आंखों में आज आंसू हैं, और आप जब उनके पास जाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि आज के दिन वो अकेले नहीं। तो मैं तमाम लोगों को और अहले खाना को, तमाम व्यूवर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़बरदस्त। और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को? फ़हीम, आज ईद का दिन है तो लाजमी है ईद के हवाले से ही सबको मैसेज देंगे, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान ईद मना रहे हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल रहें। और ख़ास तौर पर जो इख्तियार भाई ने कहा कि सियासी, देखिए सियासी अपना नज़रिया रखें, अपना मौक़िफ़ रखें। जैसे असम्बली में हम लोग अपना खूब रखते हैं, जो भी मौक़िफ़ होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है या बहुत ज़्यादा हार्श भी हो जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम ज़ाती दुश्मनी पर आ जाएं। लोग ये समझते हैं कि कहीं एक जगह मुझे और शैला को बात करते हुए किसी ने देख लिया तो उन्हें उड़ी पठान था कोई, उड़ी तुम लोग तो बाबा लड़ते, ये कैसे आप बैठे हुए हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता मेरी और शैला की वहाँ पे होती रही तो हम दुश्मन हो गए एक दूसरे के, ऐसा नहीं है। अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है, और ऐसे हम मिल बैठते हैं और मिलते हैं। तो ईद की खुशियाँ इसी तरह हम हर जगह मनाते हैं, जैसे आज आपके इस प्रोग्राम में हम सब डिफरेंट पार्टीज बैठकर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी बाहर निकल गए। अच्छा सर, क्योंकि वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों से भी कुछ एक एक जुमले में, दो दो जुमलों में अगर ईद का पैगाम अगर हासिल कर लिया जाए। ईद की खुशियों में हमें सबको शामिल करना चाहिए। जो मुतवम्मिल तबके से हैं, खुशहाल तबके से, उन्हें उन नादार और जो मुस्तहिकीन हैं उनको भी याद रखना चाहिए और उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही सर, आप भी? हमारा तो ये सब के लिए, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हों, बल्कि पूरे कराची, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जितने पाकिस्तानी हैं और मुसलमान ईद मना रहे हैं, एक तो सबको मुबारकबाद। दूसरा, ईद जो है ये रमज़ान के 30 दिन की इबादत और मुशक्क़त के बाद ये एक रिवॉर्ड होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो हमें जो और तबका है, जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको भी अपने साथ इसी तरह से जो है वो ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर शुहदा के लिए और जो और हमारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनको अपनी दुआ में याद रखना चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आप सब मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए, और आप सब मेहमानों के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएँ हैं। आप हमेशा सलामत रहें और अपने अपने मकसद में, उस मिशन में जिसको लेके आपने काम शुरू किया था, उसके ऊपर हमेशा डटे रहें। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब दोस्तों को एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक कहता हूँ। और वो दोस्त जो हमें पाकिस्तान से बाहर से इस वक्त जो है वो देख रहे हैं, सिर्फ ये चैनल्स इसलिए देख रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह अपनों के साथ ईद के दिन जुड़ सकें, तो आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे पता है कि जब परदेश में होते हैं तो ऐसे दिनों में बहुत ज़्यादा याद आती है अपनों की, मगर आप परदेश में हैं, ये अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो अपनों के लिए ही कर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। आज नहीं तो कल आप अपनों के साथ होंगे और आप मेहनत इसी तरह करते रहिए। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इन सबके साथ मिलकर ईद गुजार रहे होंगे। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। एक दफ़ा फिर से आप सबको ईद मुबारक। आपसे फिर इंशाल्लाह कल के रोज़ मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।